ये दोस्तों शुरू करते हैं आज से एक नए सेशन की, जिसमें हम लोग आज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं और 2 लेक्चर ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। थर्ड लेक्चर आज हम इसका डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कुछ नए नए अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और कई बार बच्चा कम पढ़ने के कारण, थोड़ी प्रैक्टिस कम करने के कारण इस तरह के इजी क्वेश्चन को भी पेपर में छोड़ देता है और कहीं ना कहीं उसका मोरल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो उसी तरीके के क्वेश्चन आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और हाँ, जो स्टूडेंट आज पहली बार हमारे जो चैनल पे आया है, तो उसके लिए सजेशन है कि पहले आप हमारी इसके पार्ट 2 देखिए, 1 से लेके 2, और हो सकता है तो आप उससे पहले जो वर्क एंड टाइम और नल टंकी जो हमने डिस्कस किया है उनको भी देखें, तो ताकि सारी चीजें आप लोगों को थोड़ा इजी तरीके से समझ आने लगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, ठीक है, चीनी का कोई मूल्य है, अगर उसमें हम 20% की वृद्धि कर दें तो खपत समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं, 90% स्टूडेंट जो इसको बहुत इजी तरीके से कर लेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी देखते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके बेस पे फिर थोड़ा क्वेश्चन को जब लेंथी करता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो शुरुआत करेंगे कि 20% की वृद्धि, ठीक है ना, हम फ्रैक्शन को कर चुके हैं कि किस तरीके से हम फ्रैक्शन से, मतलब किस तरीके से हम इसको करते हैं। जैसे प्रतिशत की बात अगर मैं करूं तो 20%, इस प्रतिशत का मतलब है 100 में नीचे रखता हूं, ठीक है, कोई चीज 100 में से 20 है ना, और 100 में कितने की वृद्धि हो गई, 20 की। तो अगर मैं इसको काट के छोटा कर लेता हूं तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि 5 में 1 की वृद्धि हो गई, ये भी तो बोला जा सकता है ना, ठीक है। तो 5 में 1 की वृद्धि हो गई। तो ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना है। मैं यहाँ पे लिखता हूं मूल्य और यहाँ पे लिखता हूं खपत, ठीक है स्टूडेंट। देखो, आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, भले ही उसमें टाइम आपको कितना भी लग जाए, उसके बाद क्वेश्चन करने बहुत इजी हो जाते हैं आप लोगों के लिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पहली कक्षा जब हमने शुरू की थी इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की, तो उसमें मैंने लगभग 15 से 20 मिनट आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया था। उसके बाद आपने अगर वो समझा होगा तो क्वेश्चन इजी कर पा रहे होंगे। तो मूल्य क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य, ठीक है, कितने की वृद्धि हो गई उसमें, 20% की। 20% को मैंने लिख दिया कि 100 पे 20 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो उसको छोटा करके भी लिख सकते हैं, 20 कम 20 और 20 पंजे 100, यानी कि 5 पे कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की। तो अगर किसी वस्तु का मूल्य पहले 5 था तो अब कितना होगा, 6 होगा, ठीक है ना। अगर किसी वस्तु का मूल्य पहले 5 था तो अब कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि 5 पे 1 की वृद्धि हो चुकी है। तो स्टूडेंट एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी खपत को समान रखने की बात करेगा, जब भी खपत को समान रखने की बात की जाएगी, देखो बोला है खपत को समान रखने के लिए खपत में कितनी कमी करनी होगी। तो ये चीज आप नॉर्मली भी समझ सकते हैं। अगर किसी भी वस्तु का दाम बढ़ेगा मार्केट में, तो जाहिर सी बात है कि आप कम चीज खरीदेंगे, आपकी जो खपत होगी वो कम हो जाएगी। जैसे आप अगर कोई वस्तु है सस्ती हो गई तो आप उसको सोचते हैं कि ज्यादा ले लो, स्टोर करके रख लेंगे, कभी कल महंगी हो जाए। तो यानी कि सस्ती हो गई, यानी कि दाम घट गया। जैसे ही दाम घटा तो आपने आपकी खपत को क्या कर लिया, बढ़ा लिया। तो वही चीज यहाँ पर हम अपने उसमें देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे ऐसा होता है। तो मूल्य 5 से कितना हो गया, 6। तो खपत, हमें अगर खपत को समान रखना है तो खपत हमेशा उल्टी हो जाएगी। अगर आप पहले 6 किलो खरीद रहे थे तो अब आप 5 किलो खरीदोगे। तो देखना कैसे, देखना, अगर पहले 5 रुपए कोई वस्तु थी और आप 6 वस्तु खरीद रहे थे या 6 किलो खरीद रहे थे, 5 रुपए किलो की कोई वस्तु थी और आप 6 किलो खरीद रहे थे, तो आपकी जेब से 30 रुपए जा रहे थे। कितने, 30 रुपए जा रहे थे। अब देखना कि जैसे ही उसका वैल्यू बढ़ा, जैसे ही उसका प्राइस अधिक हुआ, 1 रुपया बढ़ा, तो आपने अपनी खपत क्या कर ली, कम कर दी, 5 कर दी। ऐसा आपने क्यों किया, क्योंकि आपने अपनी खपत को क्या करना था, खर्च को क्या करना था, समान रखना था, इसीलिए आपने अपनी खपत को कम कर दिया। तो देखना, अगर 6 रुपए किलो कोई चीज मिल रही है तो आप 5 किलो खरीदोगे, तो 6 पंजे 30, यानी कि आपका जो खर्च है वो बिल्कुल समान है। तो उससे समान रखने के लिए आपने क्या किया, आपने अपनी खपत में कमी की। कितनी कमी की, अगर आप पहले 6 किलो खरीद रहे थे तो
अब आप 5 किलो खरीद रहे हैं तो आपने 1 की कमी की और उसने पूछा है खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी। तो जो भी कमी या वृद्धि होती है उसको ऊपर रखते हैं और जो उसका बेसिक प्राइस होता है, बेसिक जिससे वो कम हुई है, देखो पहले 6 थी, 6 से 5 हो गई तो कमी कितने की हुई, 1 की, तो हमेशा 6 नीचे आएगा क्योंकि जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी 6 और इनटू करूंगा मैं 100 से क्योंकि प्रतिशत की बात कर रहा है, तो आंसर आएगा 16 सही 2/3%। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है, ताकि आप कभी भी इस चीज में कंफ्यूज ना हो। तो जब भी क्वेश्चन देगा कि किसी वस्तु के मूल्य में इतनी वृद्धि हो गई या कमी भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है, क्वेश्चन हम आगे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे ही वृद्धि हुई तो खर्च को समान रखना था, तो खर्च को समान रखना था तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, तो हमेशा क्या होता है जब कोई चीज ऐसे हो जाती है तो खपत हमेशा उल्टी हो जाती है, तो खर्च समान, तो हम यहाँ से देख लेते हैं। लेकिन आपको पेपर में कैसे करना है, पेपर में हमेशा कैसे करना है, जब भी बोलेगा कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो 20% की वृद्धि, वो कमी भी बोल सकता था, तो कमी भी आपको ऊपर ही रखनी है, ठीक है ना। अब आप एक चीज बताना, 20% की वृद्धि हुई तो आप नीचे लिखोगे 120, यानी कि 100 में 20 जोड़ दोगे, क्या कर दोगे, 20 तो ऊपर रखना ही रखना है, वृद्धि कितनी हुई 20 की, और देखो 100 प्लस 20 करना है, यानी कि डायरेक्ट मैं बोल रहा हूं आपको 120 लिखना है और इनटू कर देनी है 100 से, और एक लाइन में आपका आंसर आएगा 20 एकम और 20 छिक्का 120, और वही वापस से कितना 16 सही 2/3%। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आगे और भी क्वेश्चन होंगे। ये तो एक वन लाइनर क्वेश्चन है जिसको आप बहुत शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी इसी से निकला है। तो अब अगर इसी क्वेश्चन में वो पूछ लेता कि 20% की कमी हो गई तो खपत को समान रखने के खर्च को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, क्योंकि जैसे ही मूल्य में कमी होगी तो खपत आपकी बढ़ेगी, ठीक है, मूल्य में यहाँ वृद्धि हो रही थी इसलिए खपत में कमी की। अगर वो बोल देता कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर दी गई तो यहाँ पे बोलेगा कि खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, तो 20% की कमी, तो वो 20 तो ऊपर ही रखना है और इस बार कमी हुई है तो 100 में से 20 को माइनस करना है, तो 20% की अगर कमी हुई है तो आपको 80 लिखना है और गुना आपको 100 से कर देनी है, और ये 1/4, तो यहाँ से 25% आपका आंसर आने वाला है। तो अगर कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी ऐड करना चाहता है तो वो लिख सकता है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से खर्च को समान रखने के लिए खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप यहां से देख सकते हैं और फिर इस तरीके से होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसी क्वेश्चन को हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं, वो कैसे देखना आप, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से भी हम कई बार क्वेश्चन को कर लेते हैं, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। कैसे, देखो जब भी वो बोलेगा कि कितने मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई 20% की, तो 20% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 20% की वृद्धि का मतलब ये हुआ कि कोई चीज जो एक की सुने ऐसे 120 की हो गई, क्योंकि हर चीज को हम 100% मान के चलते हैं, हम उसके मूल्य को 100% मान के चलते हैं। अगर उसमें 20% की वृद्धि हुई तो ये 120 आ जाता है, जिसको हम लिखते हैं वास्तविक खपत। क्या लिखते हैं, वास्तविक, ये क्या आएगा इसमें ना, वास्तविक खपत, ये वास्तविक खपत है, ठीक है। दूसरा, उसने अब खर्च को समान रखने की बात कही है और खपत में जो कमी कितनी करनी है वो, तो चलो ये क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए, है ना। इसको आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे पहले, है ना, पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, उसके बाद इसमें डिस्कस कर लेंगे उस चीज को। क्या बोल रहा है कि नमक के मूल्य में, देखो उसी से बढ़कर क्वेश्चन आगे आता है ना, जैसे वो चीज हमने अभी पढ़ी थी तो वो चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कैसे, नमक के मूल्य में 20% की वृद्धि, 20% की कमी हो गई होने पर एक परिवार 100 रुपए में 4 केजी नमक अधिक खरीद लेता है। तो आप समझना, जब किसी भी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होगी तो जाहिर सी बात है कि आप पहले 100 रुपए में जितना भी खरीद रहे थे, सपोज करो आप 100 रुपए में पहले 20 किलो नमक खरीद रहे थे, तो अब वो
20% की कमी हो जाने से 100 रुपए में 4 किलो अधिक खरीद रहा है, यानी कि वो कितना खरीद रहा है, 24 केजी खरीद रहा है। तो क्वेश्चन को समझना है, और ये क्वेश्चन इससे बिल्कुल डिफरेंट है, ये अलग कॉन्सेप्ट पे चलेगा, हमारा रहेगा वही कॉन्सेप्ट, लेकिन इसको आप वन लाइन में भी कैसे कर सकते हैं मैंने बताया, और इसको कैसे करेंगे वो जो मेथड अभी हमने स्टार्टिंग में बेसिक्स यूज किया था वो थे। तो नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपए में 4 किलो नमक अधिक खरीद लेता है। नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति किलो कितना है, घटा हुआ मूल्य पूछा है। तो समझना कैसे करेंगे, क्वेश्चन को ऊपर ही मैं इसके सोल्व कर देता हूं, इसका आंसर आप यहां से टैली करेंगे दूसरे क्वेश्चन का। कैसे कि 20% की कमी होने पर, तो समझना 20% को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, यानी कि इसको हम 1/5 भी लिख लेते हैं। तो पहले 5 में क्या हो रही थी, वृद्धि, तो इसलिए 5 से 6 हो रहा था। अब 20% की क्या हो रही है, कमी, तो मूल्य अब क्या हो जाएगा, मूल्य अब क्या हो जाएगा वस्तु का, 5 से 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। अब तो खपत हमने अभी पढ़ा था, खपत हमने पढ़ा था कि खपत हमेशा मूल्य की उल्टी होती है। अगर मूल्य ज्यादा है तो खपत कम होगी, और मूल्य अगर कम है तो खपत क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो समझना एक चीज और यहाँ पे। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक व्यक्ति 100 रुपए में, देखो 100 रुपए में पहले वो चाहे जितना खरीद रहा हो, अब वो 4 किलो अधिक खरीद रहा है, तो वो 100 रुपए में कितना अधिक खरीद लेता है, 4 किलो अधिक खरीद लेता है। तो आप समझना कि आपने कितना अधिक खरीदा, आपने कितना अधिक खरीदा, आपने एक अधिक खरीदा, क्योंकि पहले आप 4 केले खरीद रहे थे, अब एक खरीद रहे हो, तो इसका मतलब हमारा 1 केजी किसके बराबर है, उसके 4 केजी के बराबर है, 4 किलो के बराबर है, क्योंकि वो बोल रहा है। अब हमें कोरिलेट करना है अपने क्वेश्चन को उसके से, है ना, आंसर जब मिलेगा। और इस तरीके से अगर आप समझोगे तो बहुत जल्दी आंसर आपको मिलने वाला है। तो हमने बहुत इजी तरीके से लिख लिया कि 1/5, 5 से कोई चीज कितनी होगी, 4, तो पहले अगर वो 4 किलो खरीद रहा था तो अब 5 किलो खरीदेगा, क्योंकि खपत का अनुपात मूल्य का हमेशा उल्टा होता है। तो हमने यहाँ से देखा कि हम 1 किलो कम खरीद रहे हैं, जब अधिक खरीद रहे हैं, पहले 4 खरीद रहे थे अब 5, और उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो 4 किलो अधिक खरीदता है। तो समझना कि एक अगर हमारा उसके 4 के बराबर है, तो फिर ये हमारा 4 कितना होगा, 16 के बराबर होगा, क्योंकि 4 चौक 16, और ये 5 कितने के बराबर होगा, 25 किलो। इसका मतलब एक्चुअल में, हम एक्चुअल की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं उससे कोरिलेट कर रहा हूं, वो कह रहा है 4 किलो कम अधिक खरीद रहा, मैं कह रहा हूं 1, तो मेरा 1 अगर उसके 4 के बराबर है, तो जब मैं यहाँ 4 खरीद रहा था तो ये उसके 16 के बराबर होगा। इसका मतलब वो 16 किलो खरीदता था पहले, और अब वो कितना खरीद रहा है, 25 केजी। ये 16 केजी, ये 25 केजी। तो उसने पूछा है, और बात उसी 100 रुपए की है, बात उसी 100 रुपए की है। ठीक है, तो एक चीज और समझना कि आप समझना आप कि 25 केजी खरीद रहा है, और कितने रुपए में खरीद रहा है, 100 रुपए में, क्योंकि उसने पूछा है कि उसने क्या पूछा आपसे कि नमक का घटा हुआ मूल्य बताए, और घटा हुआ कौन सा है, ये। जब घटा हुआ मूल्य 4 है तो हम उस समय 5 किलो खरीद रहे हैं, तो 5 किलो का मतलब जब हमने इसको इससे मिलाया तो क्या आया, 25 किलो। एक्चुअल में कितना हम खरीद रहे हैं, 25 किलो, और कितने रुपए में, 100 रुपए में। तो आप बताना जरा, अगर 100 रुपए में आप कोई चीज 25 किलो खरीद रहे हैं, तो उसकी क्वांटिटी से उसके मूल्य को भाग करके उसका प्रति किलो का आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, पर केजी कितना, 4 रुपए पर केजी होता है वो। ठीक है, 4 रुपए पर केजी, तो उसका घटा हुआ मूल्य जो निकलेगा यहाँ से 4 रुपए पर केजी निकलेगा। ठीक है, समझ लेना कि 20% की कमी हुई थी, इसलिए मैंने 5 से 4 कर दिया, खपत हमेशा उल्टी है, 4 से 5 हो गई, तो हम 1 किलो कम खरीद रहे हैं, अधिक खरीद रहे हैं, वो कह रहा है 4 किलो, तो 1 4 के बराबर है, तो ये 4 फिर एक्चुअल में कितना होगा, 16, और ये 5 एक्चुअल में कितना होगा, 25। तो उसने यही पूछा था कि घटा हुआ मूल्य बताओ, तो जिस समय घटा हुआ मूल्य था उस समय हम 25 किलो खरीद रहे थे, और कितने रुपए में, 100 रुपए में। तो जब मैंने इससे भाग किया तो मुझे पता चला कि मैं 4 रुपए पर केजी खरीदता हूं। ठीक है, देखो ये थोड़ा यहाँ पे गलती हो गई थी स्टूडेंट, क्या, ये 4, जैसे 4 चौक 16 हुआ है, तो 4 पंजे ये 20 होना चाहिए था, यहाँ कितना होना चाहिए था, 4 पंजे 20, तो हम 20 किलो खरीदे थे, तो जब हम इसे 20 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर 5 आएगा। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, वो गलती से 4 पंजे 25 लिखा गया था, ये 4 पंजे 20 लिखना था। पहले 16 किलो खरीद रहे थे। देखो ये भी समझ लेना कि वो 4 किलो अधिक खरीद रहा। देखो पहले 16 किलो खरीद रहा था, तो अब कितना खरीद रहा, 20 किलो, तो 4 किलो अधिक भी हो गया। ठीक है, तो कितने में, 100 रुपए में। 100 रुपए में अगर आप 20 किलो खरीद रहे हो तो 20 से भाग करके 5 रुपए पर केजी, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम स्टूडेंट, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए। ठीक है, इसमें कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैंने अभी 2 कराए, और फिर उसमें थोड़ा इस तरीके से देख लेना अभी कि यदि चीनी के, देखो जो पहले क्वेश्चन कराया था वो अलग था, उसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। फिर उसके बेस पे ही दूसरा कराया कि किस तरीके से मूल्य और खपत की वो हुई। फिर उसके ये तीसरे टाइप का, थर्ड टाइप का इसमें है। तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए हम उसको करेंगे, लेकिन वो तभी हो पाएगा स्टूडेंट जब आप प्रॉपरली नोट बनाएंगे और हर वीडियो को पूरे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन कराना है, और उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाते हैं और पूरी तरह से सारी चीजों को समझते हैं। तो आप इजीली जितने भी बुक के आपके क्वेश्चन होंगे बहुत इजी तरीके से उनको कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी जो मैं ले रहा हूँ लगभग किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं और बुक से ही लिखे जा रहे हैं। और ठीक है, तो देखते हैं, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, ठीक है, तो एक परिवार खपत में इस प्रकार की कमी करता है कि कुल खर्च में केवल 10% की ही वृद्धि हो। तो बिल्कुल डिफरेंट है पहले वाले क्वेश्चन से, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट लगभग सेम ही रहते हैं। ठीक, तो समझना इसको, अगर मैं इसको इस तरीके से करने चले जाऊं स्टूडेंट के मूल्य 20% की वृद्धि हुई थी ना, तो 20% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, 20/100 यानी कि 1/5। तो जो 5 वाली चीज थी वो 6 की हो जा रही थी। ठीक है, दूसरा अगर मैं देखता हूं यहां पर खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो, तो खपत हमेशा क्या होती है, खपत हमेशा इसकी उल्टी होती है, 6-5। तो 10% की वृद्धि करनी थी, तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा अगर मैं उस तरीके से करने जाऊं। तो इसके लिए मैं आपको बहुत आसान तरीके से एक कॉन्सेप्ट में बता देता हूं, उसके बाद देखना आप किस तरीके से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आपको पता है कि हर चीज को हम 100% मान के चलते हैं, चाहे वो मूल्य है या फिर वो क्या है, खर्च है। हम हर चीज को अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए 100% मान के चलते हैं। तो समझना कि हम किस तरीके से वास्तविक और वर्तमान खपत को निकालेंगे, है ना। वास्तविक और वर्तमान खपत अगर आपको पता चल जाए तो आप बहुत इजी तरीके से बता सकते हैं कि खपत में कितने % की कमी हुई थी या वृद्धि हुई थी। तो समझना कि एक चीज अगर 20% है, 20% की अगर उसमें वृद्धि हुई है तो इसका मतलब वो 100 से कितनी हो गई, 120। तो हमेशा जब भी इस तरीके से देगा कि 20% की वृद्धि हुई तो जो वास्तविक खपत आएगी वो कितनी आएगी, 120। दूसरे तौर पे देखते हैं, एक परिवार खपत में इस प्रकार की कमी करता है कि कुल खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। तो खर्च में देखो ये किस में थी, ये मूल्य में थी और ये खर्च में थी, और ये कमी भी बोल सकता है, ये वृद्धि भी बोल सकता है। तो यहां भी वृद्धि बोली है और यहां भी वृद्धि बोली है। तो खर्च अगर पहले 100% था तो अब कितना हो गया, 110। तो ये जो 110 आया ये हमारा क्या है, वर्तमान खपत है। ये क्या है, वर्तमान खपत है। तो पहले हम इसको थोड़ा शॉर्ट भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अगर हम 12 किलो खरीद रहे थे कोई चीज, तो अब कितनी खरीद रहे हैं, 11। तो हमने खपत में कितनी कमी कर ली, 1 की कमी कर ली। और वो 1 की कमी किस पे हुई, अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, जो पहले थी वास्तविक 12 पे हुई, और गुना जब 100 से करोगे तो इसका प्रतिशत आप लोगों को प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको हम 50/6 या इससे भी और छोटा लिख सकते हैं, 25/3, है ना, 25/3, या और भी छोटा लिखना चाहे तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। तो अब आप एग्जाम में बैठ के कैसे क्लिक करेंगे, तो और वो चीज समझना, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो आपको पता चलेगा 20% की वृद्धि, इसका मतलब 120 वास्तविक खपत थी हमारी, और उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए 110। तो इसका मतलब ये अब है, तो 1 की हुई, 12 पे हुई, और गुणा करोगे 100 से। इतना बस आपको करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। इस तरीके से कर लेंगे।
अगर मैं इसी क्वेश्चन को पहले वाले, जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन अभी कराया है, अगर मैं उससे कराने जाऊंगा तो कहीं ना क्वेश्चन जो है पूरा बोर्ड भर जाएगा और उसको समझने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ से कर सकते हैं, हो जाएगा उसी भी क्वेश्चन से। लेकिन हमें ये देखना है हम इजी तरीके से किस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, कैसे आंसर तक जाए। ठीक है, तो नया क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखना है तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 देखना होगा, क्योंकि जैसे सेकंड हुआ था सेम उसी के बेस पे ये भी क्वेश्चन है। ये इसलिए लिया है मैंने कि अगर किसी बच्चे को सेकंड क्वेश्चन थोड़ा कम समझ आया होगा तो वो यहाँ से अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। देखना, आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो एक व्यक्ति को 40 रुपए में, पहले 100 रुपए में बोला था, 4 आम कम मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है पिछला जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें अधिक मिल रहा था क्योंकि यहाँ कमी हो रही थी। अब क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही। तो जब मूल्य में वृद्धि होगी तो 40 रुपए में पहले वो जितने खरीद रहा था तो अब तो 40 में उतने नहीं मिलेंगे, क्योंकि मूल्य में क्या होगी, वृद्धि। अब 40 में 4 आम कम मिलेंगे। ठीक है, तो उसने पूछा है वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था। तो अगर आपको एक आम का मूल्य मिल गया तो एक आम के मूल्य में 15 की गुना करके आपको 15 का मिल जाएगा। तो देखते हैं 20% की वृद्धि का मतलब क्या है कि अगर 20% की वृद्धि हुई तो इसका मतलब 1/5, और जो 5 वाली चीज थी वो कितने की हो गई, 6 की हो गई। ठीक है, वृद्धि हुई है ना। तो मूल्य और हमेशा खपत क्या होता है, अपोजिट होता है। तो पहले अगर वो 6 आम खरीद रहा था तो अब वो 5 आम खरीदेगा। ठीक है ना, मूल्य में जैसे ही 20% की वृद्धि हुई तो वो 5 से हो गया 6। पहले 5 रुपए किलो आम मिल रहा था, अब मिल रहा है 6 रुपए का आम। ठीक है, तो खपत क्या हो गई, उल्टी हो गई, अपोजिट हो गई। पहले अगर आप 6 आम खरीद रहे थे तो अब आप कितने खरीदोगे, 5, क्योंकि देखो 5 30 है ना। आप ध्यान से समझना, वो कितने कम खरीद रहा है, 4, हम कितने कम खरीद रहे हैं, 1। तो इसका मतलब हम 1 कम खरीद रहे हैं और वो 4 खरीद रहा है। तो अगर मैं अपने 1 को उसके 4 से मिलाना चाहूं तो फिर मुझे, अगर मेरा एक आम उसके 4 के बराबर है तो फिर ये मेरे 6 आम कितने के बराबर थे, 6 चौक 24, और ये कितने के बराबर थे, 5 चौक 20। ठीक है, देखो आप समझ भी सकते हैं, पहले 40 रुपए में 24 खरीद रहा था, अब 40 में 4 कम कितने खरीद रहा है, 20 कम खरीद रहा है। तो ठीक है, अब समझना कि कितने खरीद रहा है, 24। अब क्वेश्चन पे वापस से आते हैं, वृद्धि से पहले देखो वृद्धि यहाँ 6 की हुई थी और पहले का मूल्य कौन सा है, ये, और पहले वो कितने खरीद रहा था, 24, और कितने में, 40 में। अगर 40 रुपए में 24 खरीद रहा था तो क्या ये 1 आम का मूल्य है, अगर मैं इससे भाग करता हूं तो ये 1 आम का मूल्य है। लेकिन उसने पूछा है 15 आमों का, तो अगर 15 से गुना कर दूं तो यहां से आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 8 से काटते हैं, 8 पंजे 40, 8 तिया 24, और 3 पंजे 15, और 5 पंजे 25। तो कितना मूल्य आएगा आपका, 15 आमों का मूल्य यहाँ से 15 निकलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है, यानी कि ए ने कोई साइकिल खरीदी होगी या बनाई होगी, बी को वो 5% लाभ पर बेच देता है, बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, ए बेचेगा किसको, बी को, और बी बेचेगा किसको, सी को। ये 5% का लाभ लेगा, है ना, और ये 10% का लाभ लेगा। ठीक है, बेच देता है। तदनुसार यदि सी ने उस वस्तु के 2310 रुपए दिए हों तो ए का लागत मूल्य क्या था। ठीक है, तो इसको थोड़ा बेसिक से हम समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि ए ने कुछ भी वैल्यू दी हुई हो। ठीक है, सी ने तो उसके लिए कितने दिए हैं, 2310, तो उसने कहा है ए का लागत मूल्य बताओ कितना था। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा समझ आएगा आपको कैसे हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसको हमेशा एक बात बताएं कि अगर कोई चीज 5% के लाभ पे बिकती है
तो अगर उसका मूल्य 100% था, क्योंकि हम हमेशा 100% मान के चलते हैं, तो वो कितने में बिकी होगी? 105% पे बिकी होगी, है ना, क्योंकि 100% तो वो खुद है और 5% का उस पर लाभ भी है, तो 105% पे वो बिकी होगी। ठीक है, तो अब देखना कि ए था और ए ने उसे बी को बेचा कितने परसेंट लाभ पे? कितने परसेंट लाभ पे? 5%। तो इसका मतलब 105% को मैं ऐसे लिखूंगा, तो ए का कुछ भी अगर वैल्यू थी, चाहे आप उसको एक्स मान लो चाहे ए ही रहने दो, तो वो इतना आ जाएगा, यानी कि बी के लिए अब क्रय मूल्य कितना है? ये है, तो बी को तो इतने में मिली ना वो, और जो चीज जिसको जितने में मिलती है वो उसके लिए क्रय मूल्य होता है। अब क्या होगा, ये बी को मिल गई, अब इतने मूल्य में ये 5% बढ़ के किसको मिल गई? बी को। अब बी इसे किसे बेचेगा? सी को बेचेगा। बी इसे किसे बेचेगा? सी को बेचेगा, और बी कितने परसेंट लाभ पे बेचेगा? 10%। तो इसी को 110 पर बेच दो, इसी को 110 पर बेच दो, तो अब ये सी को मिल गया और सी को मिल गया, यानी कि इतने पैसे में ये सी को मिल गया, और वो उसने दिया है कितना? 2310 रुपए। ठीक है स्टूडेंट, 2310 रुपए। तो समझना, अगर मैं इस 0 से 0 को काट देता हूं तो ए का मूल्य निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2310, ये जो नीचे वाला है 100, ये इंटू में चला जाएगा, और ये जो ऊपर वाला है 105 इंटू 11 ये नीचे आ जाएगा, और जब हम इसको काटने जाएंगे तो कैसे कटेगा देखना, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, आप समझना 21 से कट जाएगा, 21 से ये 10 बार कटेगा और 21 से ये 5 बार कटेगा, 21 पंजे 105 और 5 से ये 2 बार कटेगा और 3 जीरो ये है, तो आंसर 2000 रुपए आपका आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं, ये इसका बेसिक तरीका है स्टूडेंट। अगर आप इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन से करना चाहें तो फ्रैक्शन से भी बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हमेशा इसमें किसका वैल्यू पूछता है? ए या लास्ट वाला, ये तो पहले वाला या लास्ट वाले को ही वो कंसीडर करता है, पहले वाले की वैल्यू देके लास्ट वाले का पूछ लेगा, चाहे वो वस्तु 3 लोगों में बटी हो, 4 में बिकी हो, देखो ए ने बी को बेची हो, बी ने सी को बेची हो, सी ने डी को बेची हो या डी ने ई को, तो हमेशा 2 ही लोगों पे ध्यान रखा जाता है, बस लाभ और हानि का प्रतिशत हम देख लेंगे कैसे निकालना है। तो या तो वो इसकी वैल्यू देके इसकी पूछेगा या फिर इसकी वैल्यू देके हमेशा इसकी पूछेगा, तो पहले और आखिरी को कंसीडर करता है हमेशा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम फ्रैक्शन से अगर करना चाहें तो ये चीज तो आपको समझ ही आ गई होगी कि कैसे करनी है। ठीक है, ये चीज तो आपको समझ ही आ गई, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि सी की वैल्यू दी है तो ए इधर था, मैंने समझाया किस तरीके से वो बटे में जागी, जब भी वो सी की वैल्यू देकर ए की पूछेगा तो आपको क्या करना है, हमेशा जितना भी लाभ और हानि का प्रतिशत है, देखो ये 5% लाभ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5% लाभ का मतलब 20 वाली चीज 21 में है ना, तो जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमेशा 20 गुना में रखना है और 21 नीचे लिखना है गुना। अब क्या हुआ, 10% का लाभ, 10% का क्या हुआ, लाभ हुआ, तो 10% के लाभ का मतलब है 1/10, यानी कि 10 वाली चीज 11 में, तो जो एक्चुअल वैल्यू है वो ऊपर रखनी है और 11 नीचे रखना है। ऐसा कब करना है, जब वो लास्ट वाले की वैल्यू देके पहले वाले की पूछेगा, उल्टा जब करना है। तो अब काट लेते हैं इसको, 11 से अगर मैं काटूं तो 11 से वही 21 बार कटेगा और 21 से ये 10 बार कटेगा और 1 जीरो, ये 3 जीरो, तो आ जाएगा 2000। तो इस तरीके से आप बहुत इजी तरीके से भी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि उसने लास्ट वाले की वैल्यू दी थी और आपको पहले वाले की पूछी, तो इसलिए जो एक्चुअल वैल्यू है वो ऊपर रखनी है। क्यों? क्योंकि 5% का मतलब होता है 1/20, एक्चुअल वैल्यू 20 थी तो 20 ऊपर रखनी है और 21 वो नीचे रखना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि वो लास्ट वाले की वैल्यू देके पहले वाले की पूछ रहा है। ठीक है, अगर वो पहले वाले की वैल्यू देके आपसे लास्ट वाले की पूछे तो फिर उसको कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी क्वेश्चन को जब ए और सी की वो बात कर रहा है, जब ए और सी की बात कर रहा है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 5% का लाभ था तो 5% का लाभ मतलब 1/20, तो जो चीज 20 की थी वो 21 की हो गई। ठीक है, और 10% का लाभ है, जो चीज 10 की थी वो 11 की हो गई। तो ये हमेशा जो गुना करके आएगा, चाहे गुना करके आप ना भी लिखो, इसको काटना है और इसको लिख लो, कितना आ गया 20 गुना 10 यानी कि 200। ठीक है,
ये, तो ये हमेशा किसकी वैल्यू होगी, ए की, और ये हमेशा किसकी वैल्यू होगी, सी की। अब उसने आपको किसकी दी है, सी की, तो सी के बराबर सी की रखेंगे, यानी कि सी की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग तो इतने की है। मैं इसकी गुना इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे काटने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सी की वैल्यू वो कह रहा है इतनी है, तो अगर सी की इसके बराबर है तो हमारी जो ये ए की है ये किसके बराबर होगी, तो 21 गुना 10 यहाँ आ जाएगा, 21 गुना 11 यहाँ आ जाएगा, और 200 या 20 गुना 10 जैसे मैंने अभी क्वेश्चन आपको समझाया था यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से बस आपको ये होता है कि आपको थोड़ा टाइम लगता है और इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर पाते हैं, अभी काट के दिखाया था। या फिर आप बिल्कुल शॉर्ट में एक चीज समझ लो, थोड़ा कुछ चीजें आपको याद भी रखनी होती है। अगर स्पीड चाहिए तो ए की वैल्यू देके जब वो लास्ट वाले की पूछेगा, वो लास्ट वाला सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, तो जब वो लास्ट वाले की वैल्यू को दे करके एक ही पूछेगा तो जो एक्चुअल वैल्यूज होती हैं वो नीचे रखनी है, ठीक है। और उस जो लास्ट वाले की वैल्यू है वो मैंने लिख दी, और जो एक्चुअल वैल्यू है 20 थी, 21 हुई वो नीचे, 10 थी, 11 हुई वो नीचे। तो इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं समय थोड़ा बच जाता है। अगर आप इस तरीके से भी करने जाएं तो ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, ये हमेशा जो गुना करके आएगा ये हमेशा ए की वैल्यू आएगी, और ये सी तक बोला है तो सी की, अगर डी की बोलता तो फिर लास्ट वाले की वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कोई दिक्कत आपको होने वाली यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो लास्ट दूसरा क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 6 अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है 6, यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ए बी को एक वस्तु, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि ए बी को बेच रहा है और बी सी को बेच रहा है, और सी के लिए कितना पैसा मिला। उसने पूछा है कि सी के एवज में उसका पैसा कितना था, है ना। सी ने आगे किसी को बेचा होगा, लेकिन उसने उसकी बात नहीं करी, उसने केवल इतना बोल दिया कि सी को कितना पैसा मिला, ठीक है। तो वही चीज है कि इस बार उसने ए की वैल्यू दी है कितनी, 3200, और पूछी किसकी है, सी की। तो जब हम बात करते हैं, ए इधर लिखता हूं मैं और सी इधर लिखता हूं, ठीक है। तो किस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे, देखो 10% लाभ की बात करी है, जो 10 वाली चीज थी वो 11 की हो गई होगी। फिर उसने कहा है उसे बी ने उसे सी को 7.5%, 7.5% का मतलब होता है 15/100, सॉरी 15/2, और ये प्रतिशत का 100 नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब 3/40 आ जाएगा जब काटेंगे तो इसको। तो जो 40 वाली चीज थी वो 43 की हो गई, और फिर सी ने उसको हानि पे बेचा 25% की, यानी कि 1/4। जो 4 वाली चीज थी वो 3 में बिकी। देखना स्टूडेंट, इसको हमें वैसे भी वो करना है, ठीक है। इसको गुना कर लेते हैं, 3 तिया 9, ऐसे कर लेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, और 11 99, और 11 दूनी 22, और 9 31, 3 11, और 3 14, इतना आ गया, ठीक है। और इधर से कितना आ गया, 1600 आ गया। अब एक चीज समझना, उसने वैल्यू किसकी दी है, उसने वैल्यू ए की दी है और पूछी किसकी है, सी की। तो ए कितना हो रहा है, देखो हमारे अकॉर्डिंग ए 1600 है और वहां दे रखा है 3200, यानी कि हमारे से डबल दे रखा है। तो हम डबल अगर इसको कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 14 दूनी 28 होता है और 19 दूनी 38 होता है, ठीक है। तो 28 38 इस तरीके से हमारा ये आंसर यहाँ से आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट। एक व्यक्ति किसी भूखंड को 3 बिचौलियों के द्वारा खरीदता है ना, 3 बिचौलियों के द्वारा खरीदता है, जिसमें से प्रत्येक 20% लाभ लेता है, प्राप्त करता है। यदि व्यक्ति ने भूखंड को कितने रुपए में खरीदा हो, 3,45,600 रुपए में खरीदा है, तो भूखंड का वास्तविक मूल्य, क्योंकि इतना तो उसे 3,45,600 में तो तब पड़ा ना जब उसने 3 लोगों को कमीशन दी होगी, ठीक है। तो वास्तव में उसका मूल्य कितना था वो चीज हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और वास्तव में भी हकीकत में भी ऐसा ही होता है स्टूडेंट, जब आप कोई प्लॉट या जमीन खरीदते हैं तो उसमें बिचौलिया जो मतलब आपका प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं वो इसी तरीके से कमीशन लेते हैं। तो अभी देखना आप इसका मूल्य कितना कम होगा और वो पड़ कितने रुपए में रही आपको, है ना। तो देखते हैं कि एक ए होगा मान लिया, एक बी होगा और एक सी, 3 बिचौलिए थे, ठीक है। और कितने रुपए में हर एक ने 20% का लाभ कमाया, हर एक ने कितने रुपए का लाभ कमाया, 20% का। तो 20% का लाभ का मतलब होता है 1/20,
5, यानी कि जो 5 रुपए वाली चीज थी वो 6 रुपए में मिली और 6 रुपए में 3 बार मिली वो स्टूडेंट, है ना। 5 वाली चीज कितने में मिली? 6 रुपए में मिली, ठीक है। तो लेकिन वो 3 बिचौलिए थे, इसलिए 6 इसने, 6 इसने और 6 इसने कमाया होगा, और वास्तव में कितना होना चाहिए था? 5 5 5, ठीक है। तो वास्तविक मूल्य हमारा इतना है, और जो बिचौलियों के साथ मिला इतना, तो उसने हमें कौन सा दे रखा है? बिचौलियों के बाद, कमीशन के बाद। तो अगर ये जो 6 इंटू में है ये बराबर इसके है, तो ये कितने के बराबर होगा? तो ये हमेशा नीचे जाएगा, ठीक है। और ये 5 ये गुना में आएगा। तो आप कैसे करेंगे? इसको 6 से फटाफट से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 6 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6 पंजे 30 आएगा, 4 बचा 45 हो गया, और 6 सत्ते 42 होता है, 7 बार कटा, बचा 3, और 6 वो ले लिया मैंने, तो 6 छम कितना होता है? 36। तो इसका मतलब ये बाकी 2 जीरो बची है आगे, एक 6 से कट गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, दूसरे 6 से हम इसको काटेंगे, 6 सत्ते 42, देखो 6 नियम कितना होता है? 54, 9 बार कटेगा, 54 है ना, तो बचा कितना? 3, और 6 छम 36, और 2 जीरो ये आ गई, ये 6 भी कट गया। और अब इस 6 से काटेंगे तो 6 देखो 6 ही कम 6 बचा 3, 6 छम 36, यानी कि कितना आ गया? 1600, ठीक है। और ये भी गुना में है, तो जब 1600 में पहले 5 की गुना करेंगे तो 16 पंजे 80 आ जाएगा, और ये 2 जीरो ऑलरेडी हैं, तो ये 8000 आ जाएगा। 16 पंजे 80, 8000। फिर इस 5 की गुना दोबारा से करूंगा तो ये 2 जीरो तो रहेंगे ही, 8 पंजे 40, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 40,000। फिर इसमें गुना करूंगा तो ये 4 जीरो तो रहेंगी, 5 चौक 20, यानी कि 20 ये और 40 ये 2 लाख। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक घड़ी 144 रुपए में बेची गई, एक घड़ी 144 रुपए में बेची गई, यदि लाभ की प्रतिशत, ये प्रतिशत है, यदि लाभ का प्रतिशत संख्यात्मक रूप से, यानी कि जितने रुपए का लाभ हुआ है उसी की बात कर रहा है, संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा? अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूं स्टूडेंट, तो इसमें ऑप्शन दिए हैं 72, 80, 90 और 100। कितने? 72, 80, 90 और 100, ये 4 ऑप्शन इसके दिए हुए हैं, ठीक है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम अगर उसे ऑप्शन से करना चाहेंगे तो बहुत इजी हमें वो पढ़ने वाला है। कैसे? एक घड़ी 144 रुपए में बिकी, ठीक है, तो उसका जो सेलिंग प्राइस था 144 आएगा, और उसका कुछ वैल्यू भी रही होगी, और उस पर लाभ भी हुआ, और कितना लाभ हुआ? संख्यात्मक रूप से उतना लाभ हुआ जितना उसका क्रय मूल्य था। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, ठीक है। तो क्रय मूल्य इनमें से ही कोई सा होना चाहिए उसका। तो अगर मैं ऑप्शन एक बार के लिए 90 उठा लेता हूं, तो अगर x, यानी कि अगर उसका क्रय मूल्य 90 था, तो इसका मतलब लाभ का प्रतिशत भी उसे 90 ही मिला होगा, क्योंकि लाभ का प्रतिशत संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर है। तो अगर 90 वाली चीज 90% लाभ पे बिकेगी तो 190 में बिकी होगी, तो आंसर कितना आएगा? 19 निम्मा 171 आते हैं, जो 144 से ज्यादा है। तो आप इतना समझ सकते हैं कि अगर 90 लेने पे ही 144 से ज्यादा आंसर आ गया तो 100 तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, शायद 80 हो जाए। तो 80 को देखते हैं, अगर 80 रुपए क्रय मूल्य था तो 80 का ही लाभ हुआ होगा, तो 180 में बिकी होगी, ठीक है। और 100 से 18 कितने होते हैं? 144। इसका मतलब हमारा आंसर जो 80 है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम x मान के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन से करना चाहेंगे तो बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। इसी तरीके का एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली कक्षा में डिस्कस करने वाले हैं, और इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, ताकि वीडियो भी ज़्यादा लेंथी ना हो और आपको कॉन्सेप्ट सारे बहुत इजी तरीके से समझ आ जाए। आज का हमारा ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड पार्ट था, अगर आप तीनों पार्ट को बहुत आसान देखते हैं, सही तरीके से देखते हैं, तो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत आसान होने वाली है, और सभी चीज़ों को बहुत आसान तरीके से समझने के बाद
आप अच्छा मैथ सीख पाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।